Hello students, today we are going to discuss the specific aims of education. प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन. वो स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन और जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन कहीं कहीं मिक्सअप है. मतलब यदि मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाऊं कि हमको किसी ने कहा कि भाई आप खाना बना लो, ठीक है, तो दैट इज़ द जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन. जनरल. अब वो कह रहे हैं कि भाई खाने में आप ये बना लो, पनीर बना लो या खीर पूड़ी बना लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा स्पेसिफिक एम हो जाता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस, जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स. तो हम स्पेसिफिक एम्स की बात करेंगे. देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिक एम्स है. वो जनरल एम्स में भी कहीं कहीं वो कोरिलेट कर रहे हैं, जनरल एम्स में भी आ रहे हैं, पर अब हम उस चीज़ को स्पेसिफिक तौर पे पर्टिकुलर वे में देखेंगे. तो एजुकेशनल एम्स आर नॉट फिक्स्ड. हर व्यक्ति का जो एजुकेशनल एम है वो फिक्स नहीं होते हैं फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि भाई कोई MBBS की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो उसका एम क्या है, एक डॉक्टर बनना है. आगे जाकर उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या एक्सपर्ट बनना है, ठीक है. अगर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहा है, अगर कोई IIT कर रहा है, तो उसका एम्स है कि आगे जाके बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स का बहुत अच्छा एक्सपर्ट बनना है. तो एजुकेशनल एम्स आर नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. अगर कोई MBA कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसको बिजनेस लाइन में जाना है, ठीक है. तो एजुकेशनल एम्स आर नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. दे वेरी अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ प्रोफेशन. जैसे बताया कि हर व्यक्ति का अपना प्रोफेशन के हिसाब से एजुकेशनल एम्स अलग अलग होते हैं. जैसा उसका प्रोफेशन है वैसा उसका एम्स भी अलग रहेंगे. तो सो दैट वेरी अकॉर्डिंग टू द फील्ड और ए प्रोफेशन, वो प्रोफेशन और फील्ड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन. ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप एग्जाम में भी बना सकते हो. जैसे ऊपर रेड कलर में दिया है एम्स ऑफ एजुकेशन, है ना, और एम्स ऑफ एजुकेशन को डिवाइड करा है, एक ग्रीन है एक ऑरेंज है. तो ग्रीन कलर में जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स. एम्स ऑफ एजुकेशन को दो भागों में डिवाइड करा है, जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स. चूंकि हम यहाँ पर स्पेसिफिक एम्स की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक एम्स को कितने भागों में डिवाइड करा है, ओकेशनल एम्स, स्पिरिचुअल एम, कल्चरल एम, मोरल एम्स, या ओकेशनल, स्पिरिचुअल, कल्चरल एंड मोरल. बार बार एम लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक बार स्पेसिफिक एम लिखा हुआ है, इसलिए वोकेशनल, स्पिरिचुअल, कल्चरल एंड मोरल. ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है. एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है आपको कि राइट डाउन द एम्स ऑफ एजुकेशन, तो पहले आपको ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाना है, देन यू हैव टू स्टार्ट द राइटिंग. फिर पहले आपको जनरल एम्स लिखना है, देन स्पेसिफिक एम्स. जो हमने शुरू में जो एम्स देखे थे वो जनरल स्पेसिफिक में सब में मिक्स हो रहे हैं, ये दोनों चीज़ों में आ रहे हैं, ठीक है. तो आप इस हिसाब से भी जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स को, स्पेसिफिक को डिवाइड कर लो 4 में, और फिर उसको एक एक को एक्सप्लेन कर दो. तो अगर हम वोकेशनल एम्स की बात करते हैं तो वोकेशनल एम हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, यहाँ थोड़ा हम डेप्थ में जाएंगे. वोकेशनल एम्स का क्या है, इन प्रेजेंट डे कॉन्टेस्ट ऑफ मॉडर्न इरा and the achievement in science and technology, it is true that education is worth in terms of its utility. occasional training का नाम आपने सुना होगा, जैसे सिलाई कढ़ाई है, टेक्नीशियन का कोर्स है, BTI है, ITI है. आप लोगों ने छोटे छोटे कोर्सेज देखे होंगे जो अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए वो बहुत ज़रूरी नहीं कि हम बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड या बहुत हाई प्रोफेशनल में ही जाए, जैसे डॉक्टर बने या IIT में जाएं. तो ज़रूरी नहीं कि जो कम पढ़े लिखे, ओकेशनल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए अच्छी रहती है जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं, जो लो इंटेलेक्चुअल लेवल के भी होते हैं, वो भी इस ओकेशनल एम ऑफ एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस ओकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू वो अपनी जीविका पार्जन कर सकते हैं. तो इन द प्रेजेंट डे कंटेस्ट ऑफ मॉडर्न इरा एंड द अचीवमेंट इन साइंस, द टेक्नोलॉजी, है ना, तो जो अचीवमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी है उसमें जैसे मशीनरी का काम है,
आप लोगों का इंडस्ट्री में जो होते हैं टेक्नीशियंस होते हैं, मशीन को रिपेयर करने वाले होते हैं, दे आर नॉट हाईली क्वालिफाइड। कभी कभी जो कम इंटेलेक्चुअल लोगों के वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग में अच्छे से काम करते हैं। तो इट इज़ ट्रू दैट एजुकेशन इज वर्थ इन टर्म्स ऑफ इट्स यूटिलिटी। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन वही होता है जिसकी कोई यूटिलिटी हो। अगर हमने एजुकेशन ले लिया है और उसका कोई हमारे जीविका चलाने के लिए हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास डिग्री तो है लेकिन हम उसका जीविकापार्जन कराने में हम असमर्थ है। लेकिन ओकेशनल एम ऑफ एजुकेशन ऐसा नहीं है। यदि आपने एक मोदी जी की कहावत सुनी होगी, हुनर है तो कदर है ना। तो हमारे हाथ में हुनर है, दैट इज़ कॉल्ड ओकेशनल ट्रेनिंग। यदि हमारे हाथ में हुनर है तो हम कहीं पर भी कमा के खा सकते हैं। तो ये ओकेशनल एम क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इसी में देखते हैं कि यूटिलिटेरियन एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट। जो इसमें जो होता है, जो इस ओकेशनल एम का जो एम है या उसकी यूटिलिटी है कैसी होती है, वो एक इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। द यूटिलिटेरियन एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक एन इंडिविजुअल सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, तो ओकेशनल एम उसको क्या बनाता है, व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, उसको किसी के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ता है। जो भी उसने ओकेशनल ट्रेनिंग ली है उसकी यूटिलिटी है, उसके हाथ में हुनर है, वो कहीं पर भी कमा के खा सकता है। इसी में अगर हम जाते हैं ओकेशनल एम में हम आगे बढ़ते हैं। द सोसाइटी नेसेसिटेट द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द ब्रेड एंड बटर एम ऑफ एजुकेशन। सोसाइटी एजुकेशन का महत्व केवल इतना ही समझती है कि भाई वो उसका ब्रेड एंड बटर चलता रहे। मीन्स कभी आपने सुना हो जो 2 जून की रोटी कमा ले, वो अपने परिवार को पाल ले, दाल रोटी खा ले, है ना। तो सोसाइटी नेसेसिटेट द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द ब्रेड एंड बटर, दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन। बस सोसाइटी ये समझती है कि भाई इसके जीविकोपार्जन चलता रहे, ये दाल रोटी खाता रहे और अपने परिवार को पालता रहे। ये सोसाइटी की एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये कुछ काम सीख लेगा तो अपने परिवार को ये पाल सकता है। इस तरह की सोच लेकर सोसाइटी भी चलती है। देन अब हम एम्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अब वोकेशनल एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? इनेबल सेल्फ डिपेंडेंसी। ये व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में मदद करता है। इनेबल मीन्स मदद करता है। तो इनेबल सेल्फ डिपेंडेंसी, इंश्योर होप फॉर लर्नर विथ लो इंटेलिजेंस। मीन्स जो लो इंटेलिजेंस के बच्चे हैं, जो लो इंटेलिजेंस के यूथ हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लो इंटेलिजेंस के बच्चे भी वो भी चटाइयाँ बुन लेते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, फिर बांस की टोकनी बना लेते हैं, तमाम तरह के कुछ छोटे छोटे हाथ करघा टाइप के हैंडीक्राफ्ट वर्क कर लेते हैं, वैक्स से तमाम तरह की चीज़ें बना लेते हैं। तो इंश्योर होप, ये उन लोगों के लिए भी होप, आशा की किरण जगाता है जो बच्चे या जो यूथ लो इंटेलिजेंस के साथ पैदा हुए हैं, वो भी अपनी जीविका चला सकते हैं या वो भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं ओकेशनल एम्स के द्वारा। लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड। ये और क्या करता है? ब्रिज द इकोनॉमिक गैप इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो इकोनॉमिक गैप बनी हुई है, मीन्स जो हमारी सोसाइटी को 3 भागों में बांटा भाई, रिच है, हम मिडिल क्लास है, एक तो हायर क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास, है ना, आप सबको मालूम है। तो जो ये जो अगर ओकेशनल एम हमारे पास रहेंगे, ओकेशनल ट्रेनिंग्स रहेंगे, ओकेशनल जॉब्स हमारे पास रहेंगे, तो जो समाज के अंदर जो दूरी, एक इकोनॉमिक गैप बनी हुई है, वो गैप क्या होगी, धीरे धीरे फिलअप होने लगेगी। जो लो वाले हैं तो वो थोड़े से मिडिल में चले जाएंगे, मिडिल वाले हैं धीरे धीरे हायर में चले जाएंगे। इस तरह से जो इकोनॉमिक गैप बनी हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर, जैसे हमने बोला यूपीएल एंड बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, यूपीएल मीन्स अबव पॉवर्टी लाइन। तो जो ये इकोनॉमिक गैप को फुलफिल करने के लिए हमको ये जो ओकेशनल एम है हमारे, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी ओकेशनल जॉब्स, ओकेशनल ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी में है कि मेक एजुकेशन अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ये जो ओकेशनल एम है ये क्या करता है कि यदि हमने जो एजुकेशन लिया है वो हमारे लिए पर्पसफुल बने।
नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, बच्चे पीजी की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन वो पीजी की डिग्री केवल उसको एक बाबूजी बना करके छोड़ देगी। ना तो वो खेतों में काम करने लायक रहते हैं, ना वो ओकेशनल ट्रेनिंग पान की दुकान खोल सकते हैं, ना थोड़ा सा छोटा मोटा कुटीर उद्योग खोल सकते हैं। क्यों? उसने वो हाईली क्वालिफाइड है तो उसको जॉब नहीं है। तो कुछ जो ओकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है कि आप टेक्निकल स्किल सीखे, हाथों में हुनर लेकर के आए। तो एक एजुकेशन ऐसा भी होना चाहिए जो हमारे लिए पर्पसफुल हो, अदरवाइज ऐसी डिग्रियां लेने से कोई मतलब नहीं है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। अब हम ये देखें कि वो जो वोकेशनल एजुकेशन का क्या महत्व है। तो द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है? एक तो पहला बात, इकोनॉमी, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी बनती है, हमारे रेगुलर जॉब मिल जाती है, हमारे पास हुनर रहता है तो हम कहीं पर भी कमा के खा सकते हैं, उसमें कोई पूंजी की ज़रूरत नहीं रहती। अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए भी आपको पूंजी चाहिए, एक कैपिटल मनी चाहिए आपको, तभी आप एक बिजनेस डाल सकते हो। लेकिन आपके हाथ में हुनर है, यदि आप एक वॉशिंग मशीन ठीक कर सकते हो, आप एक इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कर सकते हो, फ्रिज ठीक कर सकते हो, कूलर ठीक कर सकते हो, तो आपको कोई पूंजी की ज़रूरत नहीं। बस आप जाकर के अपना सामान ले जाके खड़े हो जाओगे, वहीं पर आप पैसा कमा सकते हो, है ना। आपने देखा होगा कितने सारे टेक्नीशियंस आते हैं, कब बस थोड़ा सा सामान लेकर के आते हैं, ठीक करके चले जाते हैं, हमसे पैसा लेके चले जाते हैं। तो जो एक आर्थिक स्ट्रेंथ देता है। दूसरा सेटिस्फेक्शन, उनको एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि चलो यार हमने ये काम सीखा है तो हम ये काम कर सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं। समाज में एक रेस्पेक्ट भी मिलता है, समाज में रेस्पेक्ट भी मिलता है उनको कि अरे वो तो अरे बिजली का काम बहुत अच्छे से आता है, अरे वो इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छे से करते हैं, फ्रिज सुधार लेते हैं, टीवी सुधार लेते हैं, लैपटॉप सुधार लेते हैं, है ना। ये तमाम तरह की चीज़ें, एक सेटिस्फेक्शन होता है। प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जब व्यक्ति कमाने लगेगा, अर्न करने लगेगा, वो अपने हुनर के द्वारा उसको रेस्पेक्ट मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। क्या करेंगी? प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि लोग मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और मैं अपना काम करके देता हूँ तो मुझे मेरी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि भैया देखिए आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद मेरा फ्रिज ख़राब नहीं हुआ, देखिए आप जो करके गए थे उसके बाद मेरा कूलर ख़राब नहीं हुआ। तो ये हम जो एप्रिसिएशन देते हैं उनके कारण क्या होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। नेक्स्ट, इनेबल यूजफुलनेस फॉर ऑल। ये ओकेशनल जो एम है वो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार आप सोच लो कि आपके पास पैसा है लेकिन आपको टीवी रिपेयर करने के लिए मैकेनिक नहीं मिल रहा, तो आपका फ्रिज ख़राब हो गया, आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा है देने के लिए, लेकिन आपको मैकेनिक उपलब्ध नहीं हो रहा है, फ्रिज ठीक करने के लिए लोग उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, ट्रेंड पर्सन स्किल्ड पर्सन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, आपका कूलर ख़राब हो गया लेकिन आपको ट्रेंड पर्सन्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। तो पैसा तो है हमारे पास, लेकिन क्या हमारे पास स्किल है क्या उसको ठीक करने के लिए? हमको तो पर्टिकुलर स्पेशलाइज पर्सन को ही बुलाना पड़ेगा। तो इनेबल यूजफुलनेस फॉर ऑल। समाज में जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाले लोग हैं ये केवल उनके ही लिए यूज़फुल नहीं, हमारे लिए सबके लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रूव प्रैक्टिकल स्किल्स। जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल जॉब है, वोकेशनल एम है, इसके अंदर हम स्टूडेंट्स में हम प्रैक्टिकल स्किल्स पर हम फोकस करते हैं, है ना। थ्योरी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल जो पुराने जो टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, आप वो इतने बढ़िया कर लेते हैं। अपन बोलते हैं आपने इसकी थ्योरी पढ़ी, बोले नहीं मैडम हम तो ऐसे ही काम करते करते हम सीख गए, हमको इसकी थ्योरी कुछ भी नहीं मालूम। पर वो लोग इतनी अच्छे से करते क्योंकि उनको उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। अब फॉर एग्जांपल आप किसी एक हम वार्ड में रहते हैं, वार्ड बॉय को बोलते हैं कि भैया वो बॉटल बदल देना या वो बॉटल वो लगा देना, तो क्या उसको उसकी थ्योरी मालूम है कैसे बदलना, कैसे एयर निकालना? उसने किताबें पढ़ी नहीं, पर उसने हमको देख देख के वो प्रैक्टिकल स्किल्स उसने सीख लिए। इस टाइप से ये ओकेशनल एम का हमारा कंप्लीट होता है। देन कल्चरल एम, दूसरा स्पेसिफिक एम क्या होता है? कल्चरल एम। वो हमने थोड़ा पिछली क्लासेस में थोड़ा हमने टच किया था कल्चरल एम वगैरह के, लेकिन अब जब स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हमको उसको थोड़ा डेप्थ में देखना पड़ेगा। कल्चर क्या है? कल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज। किस किस के बारे में नॉलेज क्रिएट होता है? कल्चरल एम हमारे किन किन चीज़ों के लिए नॉलेज कल्टिवेट करता है, उत्पन्न करता है? हमारे बिलीफ, मतलब हमारे
विश्वास, धारणा है, बिलीव्स और मोरल वैल्यूज़, लॉ, हमारे कस्टम्स मीन्स हमारे रीति रिवाज, कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स, ये सारे हमारे कल्चर एम की फुलफिल करता है। कल्चरल एम और दूसरी चीज़ कि हमारे समाज में हमारे क्या विश्वास है, हमारे क्या फैक्ट है, क्या हमारे मोरल वैल्यूज़ है ना। तो ये सारी हमारे जो कल्चरल एम का फुलफिल करता, हमारी आदतें हैं, हमारी आदतें ही धीरे धीरे हमारा कल्चर बन जाता है, क्योंकि हमको नॉलेज रहेगा पर्टिकुलर चीज़ में। अब फॉर एग्जांपल कि आप ये समझ लो कि हैंड वॉशिंग हमारे नॉलेज में था, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो हम बात में आज हाथ धोते हैं, बात में सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, जरा सा टच किया, क्या हम पहले करते थे? नहीं करते थे। लेकिन अब हमको उसका नॉलेज आया, नॉलेज आने के साथ हमने क्या करा, इसको अपनी हैबिट में लिया। ठीक है, तो इस तरह से, और हैबिट आगे जाके तुम्हारा क्या बन जाएगा, कल्चर बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कल्चर एम। और कल्चर एम क्या होता है कल्चरल एम में? कल्चर इज द प्रिजर्व्ड थ्रू लिटरेचर एंड इट कैन ओनली बी डन बाय विथ एजुकेशन। अब हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति को हम कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं? हमारी संस्कृति लिटरेचर के द्वारा। अब कल्चर इज प्रिजर्व्ड थ्रू लिटरेचर एंड इट कैन बी डन विथ एजुकेशन। अब जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो हमने कैसे हमारे लिटरेचर में, हमारे इतिहास में, हमारे पुराने ग्रंथों में, ऋषि मुनियों के जो ग्रंथ हैं हमारे, जो आज भी संग्रहालय वगैरह में रखे हुए हैं, तो वही हमारी कल्चर चल रहे हैं, है ना। जो अब और धीरे धीरे हमारी हैबिट, हमारी लाइफ स्टाइल बन जाती है। तो कल्चर इज प्रिजर्व्ड थ्रू लिटरेचर, इट कैन ओनली बी डन विथ एजुकेशन। आप कल्चर को तभी समझ सकते हो जब आप एजुकेटेड हो। वर्थवाइल एक्सपीरियंस of the race are assimilated in such a way that they over a period of become a culture। धीरे धीरे क्या होता है, कल्चरल चेंजेस आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पुराने कल्चर है हम उसी पे चल रहे हैं। जब साइंस ने प्रूव कराया, बहुत सारी रिसर्च हुई, ये सब धीरे धीरे दैट दे वेरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकम ए कल्चर। और सालों से हम एक चीज़ को यूज फॉलो करते वो एक दिन क्या बन जाता है, हमारा कल्चर बन जाता है। द फॉलोइंग आर द कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। अब कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन के क्या एम है, क्यों जरूरी, हमारे कल्चरल एम की क्यों जरूर, हमारी कल्चर को पढ़ना क्यों जरूरी है। और हमारा कल्चर, हम जब भी हमारे कल्चर को समझ पाएंगे जब हमारा एजुकेशनल एम कल्चर रहेगा और हमको कल्चर के बारे में पूरी जानकारी होगी। द फॉलोइंग आर द कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। तो इसमें देखेंगे टू प्रिजर्व कल्चर। कल्चरल एम हमको पढ़ना क्यों ज़रूरी है कि हमारे कल्चर को क्या करना है, हमको बचा के रखना है, हमारे कल्चर को कहीं भी नष्ट नहीं होने देना है, बर्बाद नहीं होने देना है, हमारे कल्चर को हमको प्रिजर्व करके रखना है। दूसरा क्या है, टू ट्रांसमिट एंड प्रमोट द कल्चर। हमारा कल्चर, अब आपने देखा होगा हमारा कल्चर बाहर भी चला गया है। हमारा कल्चर कई बाहर, इवन वेस्टर्न कंट्रीज भी हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा वेस्टर्न साड़ियाँ पहनने लगे, हमारे सलवार सूट पहनने लगे, क्योंकि उनको हमारे सलवार सूट, हमारी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने भी देखा कहीं पर, जब मैं कहीं टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह पे जाती हूँ तो मैंने इनको फॉरेन वाले जो आते हैं उनको मैंने सलवार सूट और साड़ियाँ पहने हुए देखा। तो ये हमारा उद्देश्य ये भी है कि कल्चर, जो हमारा कल्चरल एम है उसका टू ट्रांसमिट एंड प्रमोट द कल्चर। हमारे कल्चर को क्या करना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री हमारे कल्चर को फैलाना है और उसको प्रमोट करना है। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। टू मेक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कल्चर, अब हमारा जो भारत है, कितने सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, सब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कल्चर है, लेकिन वो फिर भी उसमें एकता है ना, एकता और अखंडता। तो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भले ही हम अलग अलग भाषा वाले हैं, अलग अलग हमारे रिलीजन हैं, अलग अलग हमारे कस्टम्स हैं, अलग अलग हमारे बिलीफ हैं, है ना, अलग अलग हमारी अवधारणा है, हमारे कॉन्सेप्ट है, हमारी थिंकिंग है, फिर भी आफ्टर ऑल हमारा भारत एक है ना। कहीं आपने कहीं देखा होगा कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। एक कोने से दूसरे कोने की अगर बात करते हैं तो कश्मीर एक अलग कोने में, कन्याकुमारी तो कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। इस तरह से
हमारा कल्चर है ये, टू सोशलाइज इंडिविजुअल। जो कल्चरल एम है वो क्या करता है, व्यक्ति को सोशलाइज करता है, समाज में अपने आप को स्थापित करता है वो। और सोशलाइज कब होगा वो, जब वो हमारे जो सोसाइटी में रहने के जो सिद्धांत है, हमारे रहने के जो कॉन्सेप्ट है, हमारे रहने के जो गाइडलाइन है, समाज में किस तरह रहना है, समाज किन लोगों का, जैसे आपने सुना होगा एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व उन लोगों को क्यों कहते हैं, जो समाज में न्यूसेंस फैलाते हैं, समाज में अशांति फैलाते हैं, समाज में चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, समाज की शांति भंग करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट। दे आर नॉट सोशलाइज, दे आर एंटी सोशल। तो हमको जिस सोसाइटी में इस्टेब्लिश होने के लिए, स्थापित होने के लिए, टू सोशलाइज द इंडिविजुअल। अगर हम कल्चरल एम्स नहीं पढ़ेंगे तो हम सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको समाज में कैसे बिहेव करना है, हमारे परिवार से कैसे बिहेव करना है, हमारे माता पिता से हमें कैसे बिहेव करना है, अपने बड़ों से हमें कैसे करना है, छोटों से कैसे करना, वो सब सारी चीज़ें हमको एजुकेशन ही बताता है। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। ना मोरल एम, नेक्स्ट स्पेसिफिक एम आता है मोरल एम। Morality of an individual include a physical fitness, resolution and willpower. Moral aims व्यक्ति का क्या क्या करता है, एक तो फिजिकल फिटनेस, दूसरा रिसोल्यूशन एंड विल पावर। ये तीनों चीज़ें उसको मोरल एम्स ही देता है। वो अपनी खुद की फिटनेस, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही भगवान का निवास होता है। तो यदि हम फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देंगे, ठीक है, ये हमारा मोरल वे। पहली ड्यूटी हमारी किसके प्रति, हमारे आप के प्रति। यदि हम अपने आप को हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे, और हम परिवार को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे तो हम समाज को कैसे स्वस्थ रखेंगे, और जब हम समाज को स्वस्थ नहीं, हम अपने देश को कैसे स्वस्थ रखेंगे। तो ये पहली हमारी मोरल ड्यूटी है, कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। तो फिजिकल फिटनेस। दूसरा रिसोल्यूशन का मतलब होता है जो छोटी मोटी फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, डिसअपॉइंटमेंट है, तमाम तरह के जो थोड़े थोड़े जो हमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी रिजॉल्व करने की हमको आदत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी चीज़ को लेके बैठ गए, आपका सभी डिस्टर्ब हो रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, खाने में मन नहीं लग रहा, सो नहीं पा रहे हो, तो ये हम सोचे अरे छोटी छोटी चीज़ों को फॉरगो करो, छोटी छोटी चीज़ों में क्या रखा है ना। एक कहावत है कि छोटी छोटी बातें इंसान को बहुत छोटा बना देती है। ठीक है, तो हमको छोटी छोटी बातों पे हमको ध्यान देकर के अपने आप को छोटा नहीं बनाना है, हमको बड़ी बड़ी बातें सोचना है। और आप बड़ी बड़ी बातें सोचोगे तभी वो बड़ी बड़ी बातों को आप अचीव कर पाओगे। तो ठीक है, छोटे छोटे ये रिजोल्यूशन एंड विल पावर। जो हमारा मोरल एम है हमारे आपका विल पावर बनाता है। विल पावर मीन्स यही कि फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये ठीक है यार, समस्याएं आती है, टाइम बिंग के लिए आती है, चली जाती। कभी भी समय एक जैसा व्यक्ति का नहीं रहता है। आज परेशानी है, कल खुशी वाले दिन भी आएंगे, है ना। एक कहावत भी है ना कि एक रात के बाद एक दिन निकलता है, रात बहुत लंबी नहीं होती है। तो जीवन में सुख और दुख भी एक रात और दिन की तरह हमारे जीवन में आते हैं। इस तरह से हमको अपना विल पावर भी मोरल एम्स के अंतर्गत हमको अपना विल पावर भी बना करके रखना है। नेक्स्ट, मोरालिटी द वर्च्यू। इसी में है, मोरल एम में ही है कि मोरालिटी इज ए वर्च्यू विच नीड ए मीडियम फॉर गेटिंग एक्सरसाइज, है ना। मोरालिटी एकदम से नहीं आती व्यक्ति में। हम मोरल वैल्यूज तो पढ़ते हैं लेकिन हम अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में मम्मी लोग कहती थी, अरे हम लोग भी स्कूल में बोला करते झूठ नहीं बोलना। शायद आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो हम छोटे छोटे थे, हमारे दिमाग में एक बात है, झूठ बोलेंगे तो नदी किनारे सांप आएगा और हमको काट लेगा। तो हमारे पेरेंट्स हमको डराते नहीं थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने ये छोटी छोटी कहावतों के द्वारा, छोटी छोटी बातों के द्वारा हमारे दिमाग में मोरल वैल्यूज डेवलप करना शुरू कर दिया था कि ताकि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे दिमाग में एक बात हो गई कि झूठ बोलना पाप है। दूसरी चीज और कि अरे भगवान को किताब को लात लग जाती तो अपन तुरंत पाँव पढ़ लेते। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे किताब तो निर्जीव चीज है, इसके पाँव पढ़ने की क्या जरूरत है। पर नहीं, हमारा मोरल ये कहता है कि ये विद्या है,
ये ज्ञान की देवी है, ये नॉलेज है। माँ सरस्वती कौन है? ज्ञान की देवी है। तो क्या हमको कहीं पर भी किताब पढ़ी है तो हम उसको नॉन लिविंग समझ के, निर्जीव वस्तु समझ के लात मार के चले जाओगे? नहीं। तो ये मोरालिटी इज द वर्च्यू विच नीड ए मीडियम फॉर गेटिंग एक्सरसाइज। आप जब तक इसको अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको एक्सरसाइज नहीं करोगे, इसको हमारे दैनिक जीवन में, हमारे नेक्स्ट जनरेशन में आप जब तक इनको आगे नहीं ले जाओगे, तब तक हमारे मोरल वैल्यूज़ एक आवश्यकता लगती है। मोरल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है अच्छे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी, एक अच्छा सिटीजनशिप डेवलप करने के लिए। क्योंकि हमारे बच्चों में हम मोरल वैल्यूज़ नहीं डालेंगे तो अच्छे नागरिक कैसे बन जाएंगे, एक गुड सिटीजन कैसे बन जाएंगे देश के। तो हमारे मोरल वैल्यूज़ हमको हर चीज़ में बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और क्या क्या आते हैं हमारे मोरल वैल्यूज़ में, अब हम देख लेते हैं कि मोरल वैल्यूज़ हमारे वर्चूज़ क्या क्या होते हैं। लाइक होनेस्टी, है ना, लॉयल्टी, टॉलरेंस, फेलो फीलिंग, ट्रूथफुलनेस, जस्टिस, सिंसेरिटी, सेल्फ कंट्रोल, फ्रीडम एंड टेम्परेंस और बिल्डअप एंड इनकलकेट बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन। हमारे अंदर ईमानदारी, लॉयल्टी, टॉलरेंस, सहन शक्ति, फेलो फीलिंग मीन्स हमारे वी फीलिंग होना चाहिए, आई फीलिंग नहीं होना चाहिए। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता, मैं ये करता, मैं वो करते, बकरी के जैसे। लेकिन वी फीलिंग होना चाहिए कि ये हम करेंगे, ये हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है, ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमारी इंस्टीट्यूशन है, ये करके हमको फेलो फीलिंग आना चाहिए। ट्रूथफुलनेस मीन सत्यवादी भी हमारे मोरल वैल्यूज़ पे डेवलप होता है। जस्टिस, एक सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, किसी को फ्रॉड करने की हमारे मन में भावना नहीं आना चाहिए। सिंसेरिटी, आप सिंसेरिटी इन ऑल द एस्पेक्ट, नॉट ओनली आपके जीवन में भी सिंसेरिटी होना चाहिए। कितनी बजे उठना चाहिए, कितनी बजे सोना चाहिए, बच्चों में अनुशासन डेवलप करिए कि बेटा इतनी बजे उठना है, इतनी बजे पढ़ना है, इतनी बजे सोना है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें बच्चों में आपको इनकलकेट करना पड़ेगा बचपन से ही। यदि आप कहोगे कि अरे ये सब बड़े होने पे सब समझ जाएंगे, लेकिन हाँ, हमारी मम्मी हमको हमेशा एक बात बोलती थी कि हरी लकड़ी को जितना मोड़ोगे मुड़ जाएगी, लेकिन अगर वो सूख जाती है उसके बाद आप मोड़ोगे तो वो मुड़ेगी नहीं, लेकिन वो टूट जाएगी, ठीक है। तो जब बच्चा छोटा रहता है, हरी लकड़ी के समान रहता है, आप उसको जितना भी मोड़ लो, जितना भी मोड़ लो, वो मुड़ जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन बड़ी होने पे आप ये चीज़ें डालोगे तो उनका ईगो आ जाएगा, उनका सोचेंगे अरे मम्मी में इतनी समझदारी कैसे आ गई, अरे मम्मी इतनी सारी बातें कैसे, क्योंकि मम्मी ने हमको बचपन में तो बताया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें ये बच्चों को बचपन से ही डालना पड़ता है। अब टेम्परेंस का मतलब कुछ शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों में, जहाँ उस गुस्से का कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन फिर भी छोटी सी बात में इतना गुस्सा दिखाते हैं तो लोग उसको बेवकूफ़ समझने लगते हैं कि अरे बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, इनको इतना गुस्से करने की क्या ज़रूरत है। तो एक जो शॉर्ट टेम्परामेंट के लोग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वर्चुअल में आती है। और हमारी ये जो वर्च्यू है, होनेस्टी है, लॉयल्टी, टॉलरेंस है, फेलो फीलिंग है, ट्रूथफुलनेस है, जस्टिस है, सिंसेरिटी है, सेल्फ कंट्रोल है, फ्रीडम एंड टेम्परामेंट, ये सारी चीज़ें ये क्या है हमारी किसके अंदर होती है, ये हमारे मोरल एम के अंतर्गत आती है। और हमारा मोरल एम स्ट्रांग होगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाएगी। और मोरल वैल्यूज़ में हम और देखते हैं कि मोरल एम्स हमारे लिए क्यों जरूरी। एजुकेशन में मोरल एम क्या करता है? टू डेवलप इंडिविजुअलिटी हमारे में डेवलप करता, हम मोरल वैल्यूज़ हमारी खुद की पहचान दिलाता। अपन बोलते अरे वो फला फला व्यक्ति, बाबा उसको बिल्कुल झूठ पसंद नहीं है। अपन बोलते अरे वो फला फला व्यक्ति है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू वाला व्यक्ति है, उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बात मत करना। आप सुना होगा आप लोगों ने, आप हर व्यक्ति का अपन एक टेम्परामेंट जानते हैं कि अरे वो व्यक्ति का टेम्परामेंट कैसा है, वो व्यक्ति के मोरल वैल्यूज़ कैसे हैं। अरे बोलते हैं अरे उनको सब चलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप जो दे दोगे ले लेगा। इस टाइप से मैंने सुना भी बहुत सारे लोगों को। तो टू डेवलप इंडिविजुअलिटी, हमारा मोरल हमारी पहचान बनाता है, हमारा व्यक्तित्व बनाता है, हमको अलग से पहचान दिलाता है। फिर और क्या करता है मोरल एम्स? टू बिल्डअप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड मोरालिटी। जब हमारे मोरल वैल्यूज स्ट्रांग होंगे तो हमारा कैरेक्टर अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा और हमारी मोरालिटी बहुत स्ट्रांग होगी। देन टू इनकलकेट वैल्यूज मीन्स हमारे अपने सिद्धांत,
अपन बोलते हैं ना, अरे मेरा अपना सिद्धांत तो यही है, बाकी और किसी का कुछ भी हो। तो हर व्यक्ति की अपनी एक अवधारणा होती है, उनका जीवन जीने का ढंग होता है ना। कोई उस जीवन जीने का की कला होती है। कुछ लोग उसमें अच्छाइयों को ऐड करते चले जाते, दूसरे की अच्छाइयाँ भी अपने आप में ले करके अपने जीवन में ग्रहण करते चले जाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुराइयों को ग्रहण करते हैं, है ना। लेकिन देखो, एक है कि आपने देखा होगा कि सांप चंदन के पेड़ से हमेशा लपेटे हुए रहता है, लेकिन कभी भी चंदन ने उसका जहरीलापन कभी नहीं लिया। चंदन ने उसका जहरीलापन नहीं लिया, जबकि सारे समय वो सांपों से लिपटा हुआ रहता है। लेकिन चंदन की अपनी एक खुशबू है, उसने जहरीलापन नहीं लिया। इसलिए हम कैसे भी लोगों के साथ रहें, हमारे जीवन में सब तरह के लोग आते हैं, लेकिन हमको अच्छे सिद्धांत बनाना है, हमें जीवन में अच्छे वैल्यूज़ बना के रखना है, हमारे अपने सिद्धांत बनाना, उन्हीं सिद्धांतों पे हमको खुद को भी चलना है और हमारी आने वाली जनरेशन को भी उन्हीं सिद्धांत पे चलने के लिए मोटिवेट करना है। उनको महत्व बताना है कि देखो बेटा, मैंने ये सिद्धांत पे चली थी, इस सिद्धांत के ये आउटकम है। और एग्जाम्पल दो कि फला फला व्यक्ति ने ये काम करा था, गलत करा था, देखो उसका आउटकम क्या आया, उसके रिजल्ट क्या है। आप उस किसी पर्टिकुलर चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराई दोनों चीज़ों को बच्चों को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको क्या बुरा है क्या भला है उनको मालूम नहीं है। तो उनके दिमाग में जो वैल्यू इनकलकेट करना है वो आपको करना है, बिकॉज यू आर द गुड पेरेंट्स। नाउ नेक्स्ट एम आता है स्पिरिचुअल एम, ठीक है। आई थिंक इट इज लास्ट वन था। तो स्पिरिचुअलिटी रेफर टू द थिंग दैट हैज इट्स एग्जिस्टेंस समव्हाट और टोटलिटी रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट, है ना। भगवान को किसी ने नहीं देखा, ना भगवान को आपने देखा ना मैंने देखा, और जो आज तक जितनी जनरेशन निकल रही किसी ने भगवान को नहीं देखा, केवल भगवान को महसूस किया उन्होंने। और महसूस कब करेगा, जब उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है। जो बार बार फ्रॉड करता रहता, चोरियाँ करती रहती, अपन मुझसे बोलते क्यों तुमको भगवान से तुम डरे नहीं हो। अब उसने सोचा ही नहीं कि भगवान होता भी है, तो भगवान से कैसे डरेगा। अगर हम छोटा सा कुछ गलत काम हमारे से हो भी जाता है तो हम बार बार गिल्टी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, भगवान के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, उनकी प्रेजेंस को मानते हैं। अगर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई स्पिरिचुअल एम ही नहीं रहता, भगवान कहाँ है किधर है क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम, वो अपराध करते चले जाते इस तरह से। तो हमारा एक एग्जिस्टेंस ईश्वर की को एग्जिस्टेंस महसूस करना ईश्वर को, वो हमारा स्पिरिचुअलिटी के और ये स्पिरिचुअल एम के अंतर्गत आता है। स्पिरिचुअल एम क्या करता है? द स्पिरिचुअल डायमेंशन रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स इनेट वैल्यूज आर एथिक्स। स्पिरिचुअल डायमेंशन से है या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हमारा, वो कहाँ से आता है? इंसान के अंदर से आता है। इंडिविजुअल्स इनेट वैल्यूज वो उसके अंदर से, आत्मा से आती वो चीज़ें। और एथिक्स मीन्स वो भी एक मॉरल वैल्यूज़ है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं, अपराध करना अच्छी बात नहीं है, फ्रॉड करना अच्छी बात नहीं। ये सारे एथिक्स उसको कब आएगा और इनेट वैल्यूज़ कब डेवलप होगी? जब वो उसके स्पिरिचुअल एम्स के डायमेंशंस उसके अंदर डेवलप होंगे, तभी उसके अंदर से कुछ सिद्धांत बनेंगे और अंदर से कुछ एथिक्स डेवलप होंगे। This spiritual education provide an opportunity of perfection and strength in spirituality। अगर हम कहते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर भी कहते हैं कि देखो भाई हम तो हमारा काम करेंगे, बाकी ईश्वर पे छोड़ दे। अब उसने डॉक्टर ने भी, विज्ञान ने भी भगवान का, ईश्वर का एग्जिस्टेंस माना है कि हाँ हम अपना काम करेंगे, लेकिन बाकी आप ईश्वर पे विश्वास कीजिए। यू माइट हैव सीन या आपने देखा होगा, डॉक्टरों को बोलते हुए देखा होगा कि एजुकेशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ परफेक्शन। आप हाईली एजुकेटेड होंगे या ओकेशनल भी एजुकेटेड होंगे तो आपके काम में क्या आएगी? एक परफेक्शन आएगा, आपका काम करने का ढंग अलग होगा। अगर एक वार्ड बॉय को आप बॉटल लगाने के लिए बोल दोगे, वो उसके बॉटल चढ़ाने में या उसके लगाने में, या वार्ड बॉय को आप बोल दोगे भैया आप ये काम कर दो, लेकिन उसके काम करने में और आपके काम में काफ़ी फर्क पड़ेगा। आपके काम में परफेक्शन आएगा, मीन्स आपके काम में एक नीटनेस आएगी, साफ सफाई से करोगे, आप साइंटिफिकली करोगे। लेकिन आप अगर, जिस व्यक्ति ने बेचारे ने उसकी किताब ही नहीं पढ़ी, जिसको उसकी थ्योरी नहीं मालूम है, वो उसके काम में परफेक्शन कैसे आएगा? वो करने की कोशिश भी करेगा तो परफेक्शन नहीं आ पाएगा। तो एजुकेशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ परफेक्शन एंड स्ट्रेंथ इन
स्पिरिचुअलिटी, उसकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जो उसकी भगवान के प्रति आस्था है, वो भी स्ट्रांग होती है। द स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन किस तरह से? टू ड्रा आउट द बेस्ट परफेक्ट फ्रॉम द सोल। तो वो क्या कहते हैं कि स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन को अगर हम और डेप्थ में देखते हैं तो क्या करता है स्पिरिचुअल एम? टू ड्रा आउट द बेस्ट और परफेक्ट फ्रॉम द सोल। वो एक अपनी आत्मा की अच्छाई से, अपने आत्मा से बेस्ट की बेस्ट लाने की कोशिश करेगा ताकि उसके काम में परफेक्शन आए। कहते हैं ना कि जब हम काम करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ वाले इंडियन नर्सेस को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं आपको मालूम है? वो लोग कहते हैं कि इंडियन नर्सेस आर नॉट वर्किंग विद देयर हैंड, दे आर वर्किंग विद देयर हार्ट। इज इट? उनका कहना है कि जो इंडियन नर्सेस है वो हाथों से काम नहीं करती, वो उनके हार्ट से काम करती। मीन्स वो अपने मरीज के साथ भावनात्मक अफेक्शन भी रखती है कि मेरे मरीज को कुछ होना नहीं चाहिए, मैं जो भी काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल आए इंजेक्शन ठोक के चले गए। वो सोचती है कि मेरे पेशेंट को मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ लेकिन उसको दर्द भी महसूस नहीं होना चाहिए, और दर्द भी हो तो बहुत मिनिमम या बहुत कम दर्द उसको हो। तो एक वो अंदर से परफेक्शन लाती है अपने काम में। टू स्ट्रेथन द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अगर हमारे मोरल जो एम्स रहेंगे तो वो मोरल एम के कारण ही हमारी आध्यात्मिकता है या ईश्वर के प्रति आस्था है, उस मोरल एम के द्वारा वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो हमारे स्पिरिचुअलिटी और ज़्यादा मजबूत होती है। और क्या है? टू बिल्ड अप फेथ इन वन कोड मीन्स और बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यूज़। और क्या होता है मोरल का वैल्यूज़ का? कि हम कहते हैं कि कोई तो है, कोई तो शक्ति है, कोई एक शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाता है। अब वो अपने रिलीजन के हिसाब से अलग अलग मान सकता है। क्रिश्चियंस जीसस को समझते हैं कि भाई दुनिया चला रहे हैं, हिंदूज़ की अपनी सोच अलग है कि भाई को हमारे भगवान चला रहे हैं, मुस्लिम्स अलग समझते। लेकिन जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो एक फेथ है, एक ईश्वर में फेथ है, चाहे गुरु नानक में करते हो, कि जीसस में करते हो, कृष्ण में करते हो, लेकिन उनका अपना एक फेथ है, उनकी अपनी एक स्पिरिचुअलिटी है। और उस स्पिरिचुअलिटी, उस विश्वास को ध्यान में रख के, उस भगवान का नाम लेकर के, अपने इष्ट देवता का नाम लेकर के वो काम शुरू करते हैं। और वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि उसमें सारे उसके मोरल वैल्यूज़ आ जाते हैं, उसकी होनेस्टी आ जाती है, उसकी लॉयल्टी आ जाती है, जस्टिस आ जाती है, टॉलरेंस आ जाता है, सारी चीज़ लेकर के वो काम करता है। ये तो यहाँ पर हमने हमारे स्पेसिफिक एम्स कंप्लीट कर लिए बच्चों। और आप इनको मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग अलग अलग नहीं भी लिखो, पर ये मैंने जो आपको डायग्रामेटिक जो फ्लो चार्ट दिया है, उस फ्लो चार्ट के हिसाब से आप लिख करके आप उसको बना सकते हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो मुझे फ़ोन करके पूछे। पर मेरा अपना सोचना है कि इतनी बार रिपीटेशन हो गया है, 3 क्लासेस में हमने एम्स ऑफ एजुकेशन 3 क्लासेस में जाके कंप्लीट किया है। अगर मैं चाहती तो इसको एक ही क्लास में ख़त्म कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, तो हमने एम्स ऑफ एजुकेशन 3 क्लास में कंप्लीट किया है। और जो बच्चे कम से कम वो वाले होंगे भी, उनको भी समझ में आ जाएगा। और आप लोग इसको कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद नहीं हो, लिख के याद करें, बार बार लेक्चर को सुने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। वो मैंने आपको PDF में सारी चीज़ें इकट्ठी भेज दी है, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ओके, टेक केयर, थैंक यू।